फ्रेंड्स, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की बुक पढ़ा रहा था। इसमें हमारे बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। वो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर पर थर्ड ईयर का टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे। तो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले समझेंगे हम विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे तो देखिए, इसमें सबसे पहले आती है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? इसमें सबसे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण का टॉपिक आएगा, ये इसकी डेफिनेशन। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? तो वे तरंगे, वे विकिरण जिनकी तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती हैं। वे विकिरण जिनकी तरंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रहती हैं, उन विकिरणों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। एक बार और समझिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? वे तरंगे या वे विकिरण जिनकी तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत रहती हैं, वे कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते हैं। ऐसी विकिरण जिनकी तरंगे उस क्षेत्र में विचरण करती हैं, उस क्षेत्र में विचरण करती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत रहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। ये हुई। अभी विद्युत चुंबकीय विकिरण कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है सनलाइट, एक्स रेज, वाई रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या प्रकार होती है? सनलाइट, एक्सरे, वाई रे, पराबैंगनी विकिरणें। चुंबकीय विकिरण में तरंग व कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तरंग व कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन कणों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तरंग व कण दोनों गुण पाए जाते हैं, इन कणों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की डेफिनेशन। अब देखिए इसकी स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, पदार्थ के अणु
पदार्थ के अणुओं तथा पदार्थ के अणु तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या है देखिए, पदार्थ के अणुओं तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। कैसे? देखिए ये होगा हमारा एक प्रकार सब्सटेंस, ये होगा हमारा सब्सटेंस। ये हुआ इसके मॉलिक्यूल या कण। कण में हमने की रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब एक यौगिक में या पदार्थ में हम गति करवाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ रेडिएशन बाहर निकलेंगे जिन्हें डिटेक्टर एक डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इस डिटेक्टर से क्या होता है, रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। इस रिकॉर्डिंग को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इस रिकॉर्डिंग को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या है, पदार्थ के अणुओं तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, इस आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की विधि के आधार पर इन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार कौन कौन से? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम व अवशोषण स्पेक्ट्रम। एक एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम है। आणविक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की विधि के आधार पर दो प्रकार के हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम व अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब देखिए, सबसे पहले हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। देखिए, इसे कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? नंबर फर्स्ट, किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उसके अणु क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाते हैं। जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाते हैं। तो उत्तेजित होने के पश्चात वे क्या होते हैं, जब वे अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। फिर जब ये मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं तो विकिरणों का या ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके अणु उत्तेजित हो जाते हैं, तो वे उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं।
मतलब जब वे आप वापस अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हम इसको एक डायग्राम की तरह समझते हैं, ये हमारा एक प्रकार का सब्सटेंस, इसमें मॉलिक्यूल है, ये आ गई हमारी एनर्जी, ये आ गया हमारा सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी कि तो जब ये अपनी मूल अवस्था में वापस लौटेगी फिर ये डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो इस डिटेक्टर के द्वारा हमें एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है। एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, तो इसे कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यानी कि जब मूल अवस्था में वापस लौटेंगी ऊर्जा तो वहां पर क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वापस लौटने पर, तो उसे डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उसी डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम देखिए, जब किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है, जब किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है तो वहां पर कई विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, मतलब कुछ ही विकिरणों का उत्सर्जन होता है या वे बाहर निकलती हैं, तो उन विकिरणों को डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, उससे रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या है, जब किसी पदार्थ या यौगिक में से, जब किसी पदार्थ और यौगिक में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो वहां पर अधिकांशतः विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होकर अवशोषण होता है, तो उन्हें सोख ली जाती है। तो कुछ ही विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, कुछ ही विकिरणों बाहर निकलती हैं, उत्सर्जन होता है, तो उस उत्सर्जन को डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए ये भी वही है, वही यहाँ पर देखिए अधिकांश विकिरण इसमें अवशोषित हो गई, तब कुछ ही विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इन्हें डिटेक्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तथा रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, इसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो क्या होती है, उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, यानी वेवलेंथ एनर्जी की क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। एक सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्स रेज, कॉस्मिक रेज की, यानी गामा रेज भी कहते हैं। सबसे कम होती है कॉस्मिक रेज की, फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है यूवी रेज, फिर होती है विजिबल रेज, IR रेज और वेव रेज। यानी कि इनकी होती है वेवलेंथ इस प्रकार होती है। इस प्रकार इनकी वेवलेंथ होती है और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ये है कोर्स, इनमें एक प्रकार का संबंध
क्या है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, कोस्मिक रेज की, फिर होती है एक्स रेज की बढ़ती जाती है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज और माइक्रोवेव रेज। इस प्रकार इनकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ये वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में समझाऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू एंड वेलकम।